मुझे सुनने वाले समस्त छात्र छात्राओं व मित्रों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम पिछले 4 दिनों से संविधान पर अध्ययन कर रहे हैं और इस समय हम वर्तमान में मौलिक अधिकारों पर हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें आर्टिकल या अनुच्छेद 12, 13 और 14 को मैं स्पष्ट कर चुका था और आगे के आर्टिकल्स पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, कई छात्रों का कहना है कि आप वीडियो लेक्चर्स तो बना रहे हैं, किंतु इसमें ब्लैक बोर्ड इन साधनों का प्रयोग नहीं है। तो बहुत ही जल्द इस डिमांड को पूरा कर दिया जाएगा। सभी दुकानें बंद होने के कारण और सामग्री न होने के कारण अभी मैं इसी माध्यम से अपने लेक्चर्स को दे पाऊँगा। आने वाले 10 से 15 दिनों में वीडियोस को और अधिक सुधार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज सीधा अपने विषय पर आते हैं। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूलवंश के आधार पर राज्य किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा या विभेद का प्रतिषेध करेगा, ऐसा अनुच्छेद 15(1) में लिखा गया है। 15(2) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(2) के अनुसार राज्य या प्राइवेट व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूलवंश के आधार पर विभेद नहीं करेगी। यानी कि प्रथम के माध्यम से सरकार या राज्य को विभेद करने से प्रतिषेध किया गया है और अनुच्छेद 15(2) के माध्यम से प्राइवेट संस्थाओं या व्यक्तियों को इस प्रकार विभेद करने से रोका गया है। अनुच्छेद 15(3) में इस जो ये अनुच्छेद है, इसके अपवादों को दिया गया है। इसके माध्यम से सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। जैसा कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी अनुच्छेद 42 में मैटरनिटी लीव और अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार दिया गया है, तो वो इसी आधार पर दिया गया है। इसको अनुच्छेद 15(1) व 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके पश्चात अनुच्छेद 15(4) में, जिसे कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पिछड़े वर्गों की बात की गई है और पिछड़े वर्गों को भी कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इसके माध्यम से कहा गया है कि सरकार सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यथा SC, ST के विकास के लिए प्रावधान कर सकती है। इसके पश्चात अनुच्छेद 15(5) है। 15(5) को 93 संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से जोड़ा गया और इसके माध्यम से सरकारी व निजी कॉलेजों में OBC, SC व ST के लिए एडमिशन के दौरान आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथियों, पिछले ही वर्ष अनुच्छेद 15(6) को भी जोड़ा गया, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों के लिए 10% आरक्षण की मांग 10% आरक्षण को सरकार के द्वारा दिया गया। वह अनुच्छेद 15(6) में आता है। अब हम अपने नेक्स्ट अनुच्छेद में चलते हैं। अनुच्छेद 16, जिसमें कि
नियोजन की समानता की बात की गई है। समस्त नागरिकों को इस अनुच्छेद के माध्यम से सरकारी सेवाओं में नियोजन की समानता दी गई है। अनुच्छेद 16(2) के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, वंशक्रम के आधार पर विभेद के प्रतिषेध को रोका गया है। नियोजन में विभेद के प्रतिषेध को का प्रावधान किया गया है। अर्थात जो बिंदु इसमें नहीं दिए गए हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, वंशक्रम, इनके अतिरिक्त अगर कोई बिंदु आता है तो उस आधार पर विभेद किया जा सकता है। अब है अनुच्छेद 16(3). इसके माध्यम से राज्य या संसद राज्य और यूटीज के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों व जो भारत के वर्तमान में 28 राज्य हैं, उनके लिए निवास के स्थान पर कानून बना सकती है। अर्थात संसद निवास के आधार पर भारत के भीतर 28 राज्य और जो वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए कानून बना सकती है। फिर आता है अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) में ओबीसी के लिए आरक्षण की बात की गई है। अर्थात सरकार लोक नियोजन में ओबीसी के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था करती है वो अनुच्छेद 16(4) के माध्यम से ही करती है। अनुच्छेद 16(5). अनुच्छेद 16(5) के तहत धार्मिक संस्थाओं में जो नियुक्तियां होती है वो धार्मिक आधार पर ही होगी। इसका प्रावधान अनुच्छेद 16(5) में किया गया है। उसके बाद हमारे पास आता है अनुच्छेद 17, जिसके माध्यम से छुआछूत का अंत कर दिया गया है और सरकार के द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इन 2 कानूनों के माध्यम से छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अभी भी भले समाज में पूर्णतः छुआछूत समाप्त नहीं हुई है, पर इन 2 कानूनों के आने के बाद जो पिछड़े वर्ग थे उनके साथ जो विभेद होता था वो काफ़ी कम हुआ है। और आज हम देखते हैं कि हमें अपने समाज में बहुत कम मात्रा में छुआछूत देखने को मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद 18 है, जिसके माध्यम से शिक्षा और सेना को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेज सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को कई प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। वह भारत के नागरिकों को जो उनके भारत के नागरिकों को कई प्रकार की उपाधियां देते थे, जिनको अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 18(1) के माध्यम से शिक्षा और सेना को छोड़कर उपाधियों के अंत की बात की गई है। 1996 के बालाजी वर्सेस भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त
अनुच्छेद 18(2) के द्वारा या 18(2) में प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक दूसरे देश की उपाधि नहीं ले सकता है। अगर उसे इस प्रकार की कोई उपाधि लेनी है तो उसे भारत के राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी होती है, यह आप ध्यान रखें। उसके बाद अनुच्छेद 18(3) अनुच्छेद 18(3) के माध्यम से भारत का नागरिक या गैर नागरिक अन्य विदेशी राष्ट्र में राष्ट्रपति की अनुमति पर ही उपाधि ले सकता है। ये जैसा मैंने पहले भी बताया, ये अनुच्छेद 18(3) में है। अनुच्छेद 18(4) के अनुसार भारतीय या विदेशी नागरिक लाभ के पद पर हो तो वह कोई उपलब्धि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकता है। यानी कि कोई विदेशी नागरिक भी अगर भारत में किसी लाभ के पद पर है तो वह विदेशी राष्ट्र से मिलने वाली किसी प्रकार की उपलब्धि को बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकता है। तो दोस्तों, बार बार छात्रों की शिकायत आ रही थी कि आप काफ़ी लॉन्ग जाकर बता रहे हैं इसमें, तो आप वीडियो को छोटा से छोटा करने की कोशिश करिए। तो इसलिए आज मैंने बहुत सूक्ष्म शब्दों में, बहुत कम शब्दों में आपको अनुच्छेद 15, 16 अनुच्छेद 16, 15, 16, 17 व 18 समझाने की कोशिश की। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो लेक्चर है काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर लेक्चर में सुधार के लिए आपकी कोई राय है, आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। कमेंट्स के माध्यम से आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव मुझे काफ़ी प्रेरित करेंगे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। काफ़ी लोग वीडियोस को देख रहे हैं किंतु अब तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने के बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद।